गुड मॉर्निंग बाबू। आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में हम लोग समास पढ़ने जा रहे हैं। तो समास जो है इसमें हम समास और उसके भेदों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समास कहते किसको हैं। तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जैसे रसोई घर, त्रिकोण, दाल चावल, रातों रात आदि। समास में दो पद होते हैं, एक होता है पहला पद और दूसरा होता है दूसरा पद। अगर हम समास विग्रह की परिभाषा को देखेंगे तो समास को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद की अगर हम बात करते हैं तो समास की प्रक्रिया से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। जैसे अगर हम रसोई घर की बात करते हैं तो इसका विग्रह करने पे होता है क्या, रसोई के लिए घर। इसमें पहला पद जो हो गया वो आपका रसोई हो गया, दूसरा पद जो हो गया आपका घर हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार फिर से देखते हैं कि समस्त पद वे पद कहलाते हैं, यानी कि कह सकते हैं ना हम कि समास की प्रक्रिया से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समास विग्रह किसको कहते हैं? तो समस्त पद को अलग करके पहले की स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। आइए हम लोग इनके भेदों को देखेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुब्रीहि समास। तो पहला जो समास है वो है आपका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की हम परिभाषा देखेंगे तो जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखे होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय वह शब्द होता है जिसमें लिंग वचन कारक आदि से कोई भी शब्द बदलता नहीं है या उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो उसी तरह से अव्ययी भाव समास में आपका यही हो जाएगा कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे लातों लात, बातों बात, है ना। इसका विग्रह हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे एक देखिए कॉलम बना हुआ है समस्त पद और समास विग्रह का। इसमें समस्त पद हो गया यानी क्या, यथासंभव। इसका समास विग्रह करते हैं तो जैसा संभव हो उसको हम लोग यथासंभव बोलेंगे। स्थिति के अनुसार यथा स्थिति बोलेंगे, समय के अनुसार यथा समय, योग्यता के अनुसार यथा योग्य। इस तरह से कई और भी सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोग को मैं भेजूँगा PDF, आप उसे केयरफुली पढ़ लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। समझने के बाद पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे। इसमें सबको देख लेंगे आप, यानी कि दोनों कॉलम को। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, तत्पुरुष समास। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, शरणागत, शरण को आगत शरणागत हो गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। क्योंकि हम जब यहाँ पे समस्त पद लिखते हैं तो इसमें जो कारक चिन्ह है ना वो लोप हो जाता है। जैसे जेब कतरा का देखते हैं तो जेब को काटने वाला, तो इसमें को क्या है आपका कारक चिन्ह है। लेकिन जैसे ही समस्त पद यानी कि वो समास होता है उस समास में क्या देखते हैं कि जेब कतरा बन गया। शरण को आगत, इसमें को क्या है आपका कारक चिन्ह है। लेकिन जैसे ही शब्द बनता है शरणागत उसमें क्या होता है, को का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना क ख करके, यानी कि ये आपके कारक के भेद हैं। और उस कारक भेद में जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष, इसमें को का लोप कैसे हो जाता है ये बताया है। दूसरा है कर्म तत्पुरुष समास, इसमें से या द्वारा का लोप कैसे हो जाता है ये बता रहा है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें ये बता रहा है कि के लिए का कैसे लोप हो जाता है वो बता रहा है। जैसे काठ गोदाम, काठ के लिए गोदाम। उसी तरह से अगला है आपादान तत्पुरुष, इसमें से का अलग होना या तुलना के बारे में बता रहा है, यानी कि इसका लोप हो रहा है इसके बारे में बता रहा है ये कॉलम में। अंग जो है संबंध तत्पुरुष, इसमें आपका का के की का लोप कैसे हो रहा है। जैसे ज्ञान की गंगा, ज्ञान गंगा। देश का भक्त, देशभक्त। भारत का रत्न, भारत रत्न, है ना। इन चीज़ों को देखेंगे हम लोग।
च है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें हम देखेंगे कि ये शब्द है जैसे गृह में प्रवेश, इसमें में और पर का लोप कैसे होता है वो बता रहा है। ठीक है, और आप सभी बच्चे इसको देख लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा है द्वंद्व समास। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद का मतलब पहला पद और दूसरा पद, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होगा, ऐसे समास क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे देखेंगे इसमें अमीर गरीब, अमीर हो गया पहला पद, गरीब हो गया दूसरा पद, इसमें दोनों पद प्रधान है। कॉपी पेंसिल, कॉपी इसमें पहला पद हो गया, पेंसिल इसमें दूसरा पद हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं ना कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें और लग जाता है, लेकिन दोनों पद प्रधान होता है, पहला और दूसरा पद भी होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब है 4 में द्विगु समास। तो जिस समास का पहला पद संख्या सूचक और दूसरा पद प्रधान होगा, यानी पहला पद जो होगा वो आपका संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो भी संख्या रहेगा वो संख्या यहाँ पे बता रहा है। और इसका विग्रह जो होगा वो आपका दूसरा पद हो गया, वो प्रधान होगा। जैसे नवरात्रि है तो 9 रात्रियों का समूह, त्रिफला है, नवरत्न है, सप्ताह है, त्रिभुज है, सप्तपदी है, शताब्दी है, शताब्दी, त्रिलोक। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसका जो पहला पद यानी कि प्रारंभ जब होता है शब्द का, उसमें क्या है कि संख्या पद मिला हुआ है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। कर्मधारय समास। जिस समास का दोनों पद विशेषण या विशेष उपमेय या उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उपमेय की बात करेंगे तो उपमेय क्या होगा? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होगा? जिसके साथ तुलना की जाए। यहाँ पे ध्यान देंगे, उपमेय कहते हैं किसको बोलेंगे? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या हो जाएगा? जिससे जिसके साथ तुलना किया जाए वो आपका उपमान हो जाएगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, चरण कमल। तो कमल के समान चरण, यहाँ पे उपमेय आपका क्या हो गया? चरण हो गया, और उपमान क्या हो गया? कमल हो गया। यानी क्या? कमल के साथ इसकी तुलना किया जा रहा है। कर्मधारय समास समझ में आ गया? कर्मधारय समास एक बार और समझिए कि जिसका दोनों पद विशेषण विशेष या उपमेय उपमान होगा। इन विशेषण किसको कहते हैं? जिस सब की विशेषता बताई जाए। और विशेष किसे कहते हैं? मतलब संज्ञा सर्वनाम के शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है। जैसे हम कहते हैं कि हरी घास, इसमें हरी शब्द आपका विशेषण हो गया और घास क्या हो गया? विशेष हो गया। उसी तरह से यहाँ पे उपमेय और उपमान है। तो उपमेय किसको कहेंगे? जिसकी तुलना की जाएगा वो उपमेय हो जाएगा, और जिसके साथ तुलना किया जाए वो उपमान हो जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसका और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। कर कमल, कमल के समान कर का मतलब हाथ होता है। ठीक है। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। इसमें और भी कई सारे पद दिए हुए हैं जिन्हें आप सब बच्चे देख लेंगे। आइए हम लोग अंतिम देखते हैं, ब्रह्मविधि समास। जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी कि जिसका दो पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर इंगित करता है, ऐसे समास आपके बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसमें क्या हो रहा है कि उसके बारे में विशेष रूप से बता रहा है। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। लंबा है जिनका उदर, अर्थात गणेश। यानी क्या हो रहा है? ये विशेषता बता रहा है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे प्रमुखता से किसी तीसरे चीज़ को ये इंडिकेट किया जा रहा है। उसी तरह से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, और यहाँ पे देखेंगे कि ये किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। तीसरे का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शिव हो जाएगा। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो, अर्थात हनुमान। इस तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप लोग देख लेंगे। आप सबको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे दो अंतर दिया हुआ है, कर्मधारय और बहुब्रीहि में, द्विगु और बहुब्रीहि समास में। तो हम लोग देखते हैं इसको कि कर्मधारय समास का दोनों पद उपमेय और उपमान या विशेषण या विशेष का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में इसमें से संबंध ना होकर के किसी तीसरे की ओर इसे इशारा करता है। जैसे पीताम्बर है, तो पहला पीताम्बर जो है पीत अंबर, यानी कि पीले वस्त्र, कर्मधारय समास हो गया। और पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो द्विगु समास का पहला पद संख्या सूचक होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास जो होता है वो किसी विशेष अर्थ की ओर
इशारा करता है। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज का अर्थ होता है 4 भुजाओं का समन्वय, ये आपका हो गया द्विगु समास। और चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, है ना। ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जब फेर करने बोलूँगा तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको समास का परिभाषा लिख लेना है, फिर समस्त पद का परिभाषा लिख लेना है, समास विग्रह का परिभाषा लिख लेना है, उसके बाद लिख देना है समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास लिख लेना है, अव्ययी भाव समास की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल इसमें से लिख देना है। फिर दूसरा नंबर लिख देना है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की परिभाषा लिख देना है और उसका एग्जाम्पल में जेब कतरा, शरणागत, यश प्राप्त, मनचाही, रोग पीड़ित आदि लिख लेना। उसके बाद तीसरा लिख लेना है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल में अमीर, गरीब, कॉपी, पेंसिल, दही भल्ला आदि। 4 में लिख लेना है द्विगु समास, तो इसका परिभाषा लिख लेना है। और जैसे में नवरात्रि, त्रिफला, नवरत्न, सप्ताह आदि। 5वां है आपका कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास का परिभाषा लिख लेना है। और ये उपमेय और उपमान जो है ना, इसे आप लोग मतलब जब ये परिभाषा खत्म हो जाए ना, इसको नीचे ब्रैकेट में लिख लोगे, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल आप दे दोगे, चरण कमल, कर कमल, चंद्रमुख, नरसिंह, प्राण प्रिय आदि। उसके अलावा आपका अगला जो है बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा लिख लेंगे और उसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर है, तो पहला और दूसरा नोट्स जो है, यानी पॉइंट जो है वो आपको लिख लेना है। उसी तरह से फिर अगला लिख लेना द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर, उसका पहला और दूसरा जो पॉइंट है वो लिख लेंगे, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।